मैटर क्या होता है, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका मास होता है। हमने जो पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस, वही सब सेम चीज़ें। शुगर, सैंड, डायमंड, ये सब क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, काइंड्स ऑफ मैटर हो गए। हाँ, अच्छा, और मेरे केमिस्ट्री में मैंने वो लिखा था, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल था नॉन मेटल का। अच्छा तो उसमें लिख दिया डायमंड अच्छा। और हाँ ग्रेफाइट। हाँ, तो मैम ने एक भी नंबर नहीं दी, क्यों नहीं दिया? पता नहीं। मैंने बोला ये नॉन मेटल ऐसे नहीं, कुछ और लिखना था। अच्छा, ओ, पागल, डायमंड, ग्रेफाइट, इसमें एलिमेंट पूछा होगा, नॉन मेटल्स वाले। ऐसे ही पूछा होगा। कार्बन लिखना सिर्फ इसमें, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, वो सब ये में आएंगे, बोरॉन वगैरह में आएंगे हम, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी जो हो गया उसको छोड़ो अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैटर, देखो हिंदी में मैटर क्या बोलते हैं हम, पदार्थ, ठीक है। किसने दिया ये टर्म? कन्नड़, हमारे साइंटिस्ट रहे हिंदी के, मतलब हिंदी कह रही हूँ, इंडिया के कौन से रहे? कन्नड़। उन्होंने क्या बताया है, मैटर जो है किसका बना हुआ है? परमाणु का, ठीक है। मैटर जो एटम्स पढ़ते हैं वो किस क्या नाम दिया इन्होंने? सबसे पहले परमाणु नाम दिया। उसको आगे जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया? एटम, वही चीज़ है। तो नाम हमारी हिस्ट्री में डाल्टन का होता है, बिकॉज क्योंकि ये फेमस रहे हैं डाल्टन, बाहर के लोग ही ज़्यादातर ऊपर आए हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना एटम नाम दे दिया। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, डाल्टन के ज़माने पे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफाइंड नहीं थे, उस टाइम नहीं डिस्कवर हुए थे, तो कुछ नहीं पता था कि एटम के अंदर क्या होता है। इन्होंने बस बोल दिया कि एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्ट है, उसके आगे कोई मतलब कुछ भी इसको एटम काटोगे ना तो कुछ मिलेगा नहीं, इसने डाल्टन ने बोला। तो क्या बोला इसने? इट मीन्स इनडिविजिबल, कुछ भी जो डिवाइड और नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर एक काटायामा जी आए, इन्होंने क्या बोला, एटम्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन होके ना अलग अलग कंपाउंड्स देगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लो, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल जाएगा? H2O, पानी मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से, ठीक है। तो फिर इसने बोला डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एटम्स कंबाइन हो गए, हम अलग अलग कंपाउंड देंगे, ठीक है। तो ये सब बात हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर बहुत सारे अनंत मॉलिक्यूल्स देते हैं डिफरेंट। जैसे इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो ऑब्टेन होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हमने बात पढ़ी थी कि मैटर जो होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। पर हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि जो कंपाउंड होते हैं वो भी तो मैटर ही होता है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों होती है? फिर वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जैसी क्यों नहीं होती? कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज की होती है, एटम और मॉलिक्यूल जैसे हम बोलते हैं मैटर की फिक्स्ड होती है। फिक्स, क्या फिक्स्ड? कंपाउंड देखो वॉल्यूम, देखो मैं जब छोटी थी ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि कंपाउंड, हम बोलते हैं मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है किस पे डिपेंड करेगी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, जिससे वो बना हुआ है। तो सेम क्यों नहीं होती? डिफरेंट हो जाती है, मतलब डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं ना तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे अभी आयरन सल्फर है, वो कंबाइन होकर FeS जो कंपाउंड देंगे ना, वो इंटायरली डिफरेंट होगा आयरन की प्रॉपर्टीज़ और सल्फर की प्रॉपर्टीज़ से। तो इसका रीज़न, ये कोई रीज़न नहीं है, मतलब ये मेरे को डाउट आया था बहुत पहले कि Fe, अगर मैं आयरन और सल्फर को कंबाइन करूँगी, इसको ऐसे, ठीक है, आयरन सल्फर कंबाइन होंगे, जो FeS कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे भी और इसकी प्रॉपर्टीज़ से भी, ठीक है। तो मेरे को दिमाग में आया था कि ये तो बिल्कुल अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज हम तो बोलते हैं डिपेंड करता है। तो हाँ, ये देखो एक कोई अलग डाउट नहीं है, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, जो ये कंपाउंड बना है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आयरन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सल्फर के साथ कंबाइन करेगा और फिर एक कंपाउंड देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे, अच्छा, अगर यहाँ पे आयरन की जगह हाइड्रोजन होता तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती। तो डिपेंड करता है कि क्या हम एटम ले रहे हैं, उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये H2S अपना अलग बन जाएगा, इसके अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये तो FeS तो फिर भी सॉलिड है, ये तो H2S तो भाप है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे एटम्स कंबाइन होंगे, उनकी लैटर्स पे, उनकी एनर्जी पे, सब चीज़ों को मिलू के एक कंपाउंड बनेगा, मैटर बनेगा। उसकी प्रॉपर्टी उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड होती है कि जो कंबाइन करेंगे। सिंपल, ये ऐसी चीज़ थी, मुझे दिमाग में आया था तो मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब जो पेपर, अब सिलेबस में आएगा ना, जो पेपर में क्या पूछेंगे, ये 3 लॉज के ऊपर सबसे ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसकी तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ये है एक लॉ। 2 लॉज तुम्हारे पेपर में कौन से आएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताएगा वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में, लेकिन अभी क्या होता है कि हमें क्या करना है, जो जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन सल्फर, ये ले लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली, H+O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो ये बताता है कि जो मास इसका रहा ना रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट का बनेगा, कोई मास का लॉस नहीं होगा। कोई बीच में ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के बाद कुछ चीज़ उड़ जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, मास सबका रहेगा,
एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में मास सबका रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ये हमें बताता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक प्रॉपर रेशियो में कंबाइन होकर ही वाटर देंगे, ठीक है। अगर रेशियो गड़बड़ हुई तो पानी नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल बात। और मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बताता है कि एटम्स जिस कंबाइन होते हैं ना, होल नंबर कंबाइन होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो उसको, ठीक है। तो हम 2 लॉज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने क्या, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बस इनके मास की कंजर्वेशन करनी है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, हमारा लवॉइजियर ने दिया है। इसने क्या बोला है, जो मास है ना, कोई केमिकल रिएक्शन में ना तो बनेगा, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो कोई एक्स्ट्रा मास बनेगा ना कोई मास घटेगा, उतना का उतना मास ही रहेगा। हम जितने रिएक्टेंट्स ले रहे हैं ना, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही जो, अच्छा रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो तुम बताओगा, बताओ क्या समझते हो रिएक्टेंट से? जो चीज़ रिएक्ट करेगी, फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे प्रोडक्ट ही हो गए, प्रोडक्ट साइड होएगी वो। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल स्टेटमेंट, सीधी सीधी समझ आ रही है। देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मास कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, मतलब कोई गेन और लॉस मास का नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल इसमें NCERT का एग्जाम्पल है ये, CaCO3 का लिया है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बन जब हम हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ने से हम बचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 ग्राम इसको ले रहे हैं ना, तो हमें 56 और 44 मिलेगा, इसको ऐड करना ही 100 ही आएगा, तो ये पूरा कंजर्व रहेगा मास, ठीक है। इतनी सी बात हमें क्लियर होती है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है वेरीफाई करने के लिए, ये छोटा सा ही है। इन्होंने क्या किया है, बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, और इसके साथ हमने मिक्स किया है Na2SO4। हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है Na2SO4 और सोल्यूशन में क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड। हमने दोनों को रिएक्ट किया, उनको मिक्सिंग करने को अलाउ किया और 2 में प्रोडक्ट मिले। अब बस हमें क्या मिला, ये X हमारा रिएक्टेंट है और ये Y हमारा प्रोडक्ट है, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स वो सेटिस्फाइड है, और वो सेटिस्फाइड हो रहा है बिकॉज बेरियम क्लोराइड का हमने मास देखा, इसका हमने मास देखा, इनको ऐड किया, 35 आया। ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर एग्जाम्पल लिखने को आ सकता है कि अगर प्रूफ करना हुआ तुम्हें कि तुम्हें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो तुम एक्सपेरिमेंट लिखोगे, एक टेस्ट ट्यूब बनाओगे, ऐसे 2 ये बीच का रहने देना, इन दोनों को बनाना, और क्या लिखोगे पहले, रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है। बेशक ये याद, देखो ये ना पता होना चाहिए, वैसे बेसिक नॉलेज की होनी चाहिए। Na2SO4 बोलते हैं सोडियम सल्फेट को, बेरियम, वैसे ही तुम्हारे ना अभी इसी चैप्टर के अंदर सिखाएंगे बनाना है फॉर्मूलाज, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और इसकी ये बने, बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल 9th के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, हमें वाइट जो PPT मिली है, हमने उसकी मेजरमेंट कर ली। वाइट PPT बेरियम सल्फेट की है, बाकी बचा हुआ हमारे बीकर में क्या है, NaCl है। तो हमने पूरा इसको मेजर करके बता दिया कि ठीक है 35 आ रहा है। रिएक्टेंट हमें डाल रहे हैं खुद से, तो हमें उनकी ऑलरेडी मेजरमेंट्स पता है, तो हमारा हमने इक्वेट करके देख लिया, सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, ये NCERT का ही है, ठीक है। जो Na2S, देखो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, और वो हमें कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। हमें क्वेश्चन में सब कुछ उसके बारे में दे दिया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब कुछ, इसने सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ हमने 6 ग्राम का इथेनोइक एसिड लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहा है, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है 2.2 ग्राम, और हमें पानी मिल रहा है 0.9 ग्राम, ठीक है। फिर हमें प्रूफ करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे अप्लाई हो रहा है। प्रूफ कर दोगे, इसको जोड़ दो, इनको प्लस कर दो, ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। आएगा ही क्यों नहीं आएगा, 5.3 प्लस 11.3 आया, इसको ऐड करो 2.2, इसको क्या आएगा, करो 11.3, ठीक है ना। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस यही है। अब ये क्वेश्चन तो करो तुम्हें सॉल्व, निकालो। देखो इसमें रिएक्शन क्या बनेगी, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, ठीक है, फिर तुम सॉल्व करना। देखो CaCO3 है, वो डिकम्पोज हो रहा है CO2 और CaO में, ठीक है। हमें CaCO3 10 ग्राम दे रखा है, CO2 हमें निकालना है, और CaO 5 पॉइंट्स, बिल्कुल। अब निकालो, चलो निकालो। हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के ये 10 - 5.6 कर दिया, दैट इज़ 4.4 ग्राम। चलो इसको हो गया। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा है, सिंपल सा है, भी कुछ ज़्यादा नहीं है।
इसको किसने दिया था? प्राउस्ट ने, ठीक है। वो किसने दिया था? लवॉइजियर ने, ठीक है। ये दिया है प्राउस्ट ने। अच्छा, इसने क्या बोला इसके अंदर? प्राउस्ट ने केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया? केमिकल कॉम्पोजिशन को। उनकी परसेंटेज और टाइप के बेसिस पे डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं कि आप देखो जैसे कौन कौन से एटम्स आप कैसे कैसे कंबाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बन रहा है, तो ये H2O बनाने के लिए प्रॉपर इसकी कोई पर्टिकुलर मास की रेशियो होती है जो कि 1:8 होती है। अभी बताऊंगी कैसे आई, ठीक है। तो प्रॉपर रेशियो के बेसिस पे ही एक प्रॉपर कंपाउंड बनेगा। अगर मान लो मैंने रिएक्शन में ज़्यादा ऑक्सीजन ले ली तो तब क्या होगा? बची हुई ऑक्सीजन का वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो उसी में पड़ी रहेगी, उड़ जाएगी, बनेगा उतनी ही प्रॉपर रेशियो में कंबाइन होकर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसने क्या बताया? प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। सिंपल, फिक्स प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, यही एक पूरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही तो बात करेगा, फिक्स प्रोपोर्शंस की बात करेगा। ऑन द बेसिस प्राउस्ट फॉर्मुलेटेड दिस लॉ। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट देखो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय मास है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में कंबाइन करेंगे बाय मास। तो ये कैसे आया ये वाली चीज़? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 2 होता है। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होता है, कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, अच्छा, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16 होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 1:8 आएगा। तो ये ऐसे ही रेशियो है, ये सिंपल। अच्छा, अभी क्वेश्चन करो चलो। अच्छा, जो ये 1:8 रेशियो है ना, ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के लिए है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए ये रेशियो, ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करके देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। 100 ग्राम ऑफ, लिखो 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड। तो एक हमने 1/80 बिल्कुल नहीं, 100 ग्राम पानी है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या हमें ऑब्टेन हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इनको बताना है कितनी कैसी रेशियो में ऑब्टेन हुआ, ये बताना है। करो सॉल्व, ट्राई करो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले थोड़ा समझाती हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1:8 रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये टोटल करोगे 9 आएगा। तो अगर मैं x को इज इक्वल टू 1 मान लूँ, मतलब 9x आ गया, ये x और ये 8x है, इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो x 1 मान लो, तो 9 ग्राम में एक हाइड्रोजन का पार्ट है और 8 बाकी के ऑक्सीजन के पार्ट है। तो यही चीज़ बतानी है इसमें। तो 100 ग्राम के लिए निकालो, अभी ये 9 ग्राम के लिए है। ये 9 ग्राम के लिए? हाँ, ये 9 ग्राम के लिए मान लो, एक हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। तो इसके लिए बताना है इसकी रेशियो। 100 ग्राम के लिए फिर 1 हाइड्रोजन 99 ऑक्सीजन। नहीं, देखो इसमें अब देखो कैसे करेंगे इसको अप्रोच। देखो हमने क्या बोला, 9 ग्राम में कितने हाइड्रोजन? 9 ग्राम समझ रहा कहीं? अरे रेशियो क्या होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन? 1:8 होती है ना। हाँ। 1:8 होती है, तो इसको अज्यूम कर ले हम 9 में, मतलब 9 में कितने पार्ट है हाइड्रोजन के? एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो अगर 9 ग्राम में एक हाइड्रोजन है, फिर ऐसे उल्टा लो, ऐसे एक हाइड्रोजन कितने पार्ट में है, कितने ग्राम में है? 9 हाइड्रोजन में 1 पार्ट है, ठीक है। तो 100 में एक में कितना होगा? एक में 900, 1 ग्राम के लिए 1/9, ठीक है। और 100 ग्राम में कितना होगा? 1/9 इंटू 100, ऐसे हुआ ये 100/9, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए निकालो अब ऐसे ही, बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? अगर 8/9 हो जाएगा ना ये 1 के लिए, ठीक है। तो 100 के लिए क्या होगा? 8/9 इंटू 100। बस सॉल्व कर लो, ये रेशियो आ जाएगी, ठीक है। 800/9, देखो हमने 100/9 डिवाइड करना है। मैं गड़बड़ कर रही हूँ। 8 9 हाँ, 88 789, हाँ, ठीक है। 7 इसको 8 9 नहीं, ये 8 7 12, ठीक है। हाँ, इसका बताना 100/9 आएगा, ये कुछ 11.1 आएगा। तो 8/9 इंटू 100, ये तो कर दिया ना, इसका कर दिया अपन। पता है क्यों नहीं लेते हम इसको? हम इसमें से काट नहीं सकते। इनकी ना अपनी प्रॉपर रेशियो में हमें बताना होगा आंसर। इसको अगर तुम बताओगे ना, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, ये देखो 8 8 8 8 बार है ऊपर,
ठीक है, तो इसको हमें 89 लिखना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट लेंगे इसमें क्या, इसको राउंड ऑफ करो 11 आएगा। तो इसकी रेशियो हमेशा हम ऐसे बताएंगे 11:89 बताएंगे, ना कि 1:8 बताओगे, क्योंकि डिफरेंसेस रहते हैं जब हम डिवाइड करते हैं ना इनको। इसको देखो, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से कंबाइन होती है। इसका इतना बड़ा आ रहा है, मतलब 8 से ज़्यादा ही रेशियो आ रही है ना इसकी। अगर हम अगर तुम यहीं से सिंप्लीफाई कर दोगे ऐसे 1/9 × 100 8/9 × 100, यहीं से सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर 1:8 आएगा, जो कि गलत है। एक्चुअली में 100 ग्राम में ज़्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रहता है, मैंने देखा था ये चीज़, तो ये चीज़ ऐसे रहती है, क्योंकि वरना गड़बड़ जाएगा हमारा आंसर। जब हम लैब में जाएंगे ना तो हमें प्रॉपर रेशियोज़ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है, 8 नहीं है प्रॉपर। अच्छा, ये करो, NCERT का करो क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ये ईजी है थोड़ा। हाँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बता दो, कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 24, ठीक है, यूनिटरी मेथड। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, भी NCERT का ही है। व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। What mass of CO2 will be produced when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑक्सीजन? पहले हमने 11 ग्राम के साथ बर्न किया, 8 के साथ बर्न किया, तो 11 बनी CO2। सेकेंड टाइम में हम 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो CO2 तो कितना कार्बन यूज़ हुआ? नहीं, CO2 कितनी बनी, यही बोला है, 3 ग्राम कार्बन ले रहे हैं इस बार। अगर हमने पहली बार में 8 देखो ग्राम कार्बन लिया, सेम ही है, कार्बन 3 ग्राम ले रहे हैं। ऑक्सीजन पहली बार में हमने 8 ग्राम लिए, तो हमें कितना बना? CO2 11 बना। सेकेंड टाइम में हमने लिया ऑक्सीजन 50, ज़्यादा लिए। पहले बार 8 ग्राम लिए, हाँ, तो कितना बना? 11 बना। तो अब दूसरे ने 50 लिए, तो कितना बनेगा? हाँ, और 8 66 कुछ। बिल्कुल नहीं, फिर इसमें दोनों लॉज लगाओ। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ इसमें, देखो पहले उसे चेक करो कि वेरीफाई करो प्रोडक्ट साइड पे कितना बन रहा है, इज़ इट बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड है तो बाकी बची हुई तो रिएक्ट करेगी ही नहीं ना, वो तोड़ जाएगी। वही हिसाब लग रहा है इसमें। देखो समझाऊँ, देखो इसमें क्या है, पहले हमारे गेम में 3 ग्राम कार्बन था और उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हुई थी, कितना बन रहा था CO2? 11 ग्राम। तो बैलेंस्ड ही है ना, 3 + 8 तो 11 ही होता है। दैट मीन्स इतनी बनेगी, हमेशा कंबाइन होएगी होके प्रॉपर पूरी बन गई है, पूरी फॉर्म हो गई। अगर इसमें बोलता 10 ग्राम बनी तो एक हम बोलते वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी तो इसके मतलब इसका प्रॉपर रेशियो क्या हुआ? 3:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, 3:8 में कंबाइन होता है, इससे ये पता चल गया हमको। अब उन्होंने सेकेंड टाइम में क्या किया, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, 50 कर दिया, ठीक है। तो उससे हमारी CO2 कितनी बननी है, कितनी बननी चाहिए? वैसे हम सोचेंगे 53 बनेगी दोनों कंबाइन होके, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारी प्रॉपर रेशियो में कंबाइन हमेशा 11 ही बनेगी। 3 ग्राम CO2 हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तब जाके CO2 देगा, वो कि हमेशा क्या होगी? 11 ग्राम, ठीक है। प्रॉपर रेशियोज़ की बात हो रही है। तो फिर जितनी भी बची हुई, कितनी बची हमारे पास यहाँ पे? 42 ग्राम। कितनी बची माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 50, हाँ 42 ग्राम आ जाएगा। 50 देखो 50 ग्राम कितनी यूज़ करनी है हमको? 8 ही तो यूज़ करनी है, तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, हमारे को नहीं ज़रूरत इसकी। बस ऐसे ही है। और कौन सा यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, पहले कॉन्स्टेंट मास हमने चेक किया, फिर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन लगा के हमने रेशियो निकाल ली, फिर हमने आंसर बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, चलो कितने क्वेश्चन करने हैं आज? करो तो सही, थोड़ा सा ही टॉपिक है आज, तो ज़्यादा हैवी NCERT करेंगे इसको, जल्दी करो। NCERT इसका करेंगे? हाँ अभी कराऊंगा, ठीक है, जल्दी से करो। 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फिर ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका NCERT करते हैं। अरे करो तो सही, पहले करो तुम लोग, हाँ बोलो। करो, रीड कर लो क्वेश्चन। ये लो 0.24 ग्राम सैम्पल ऑक्सीजन है, ठीक है, और बोरॉन, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? हाँ देखो
बोरॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, BO का कंपाउंड है, बोरॉन ऑक्सीजन कंपाउंड है, वो रिएक्ट करके हमारे को बोरॉन ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 0.24 था यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में क्या ऑब्टेन हो रहा है, 0.096 ग्राम बोरॉन ऑब्टेन हो रहा है, ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 0.144 ग्राम। तो कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो इसका बायोमास, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन और इसका परसेंट, मतलब अभी तो ये ग्राम में दिया हुआ है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। करो इसको, कितना परसेंट है ये इस पूरे में से, मतलब बोरॉन BO में से कितना परसेंट है, बोरॉन BO में से कितना परसेंट है? इसका फॉर्मूला पता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का, किसी का भी, हाँ। ये हर जगह अप्लाई होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100। हाँ ठीक है, मास ऑफ एक एलिमेंट, मतलब एक जो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, हमारे को परसेंटेज कॉम्पोजिशन देगा। दैट्स इट, सिंपल। 697 सॉल्व गलत कर रहा है, 35। सॉल्व गलत कर रहा है, क्यों? ठीक है 40 आएगा, सॉल्व कर लेना इसको कैलकुलेटर से, मैंने तो कैलकुलेटर से करके लगा यहाँ पे, ठीक है। कैसा है? कर लो, सॉल्व करो, सॉल्व कैलकुलेटर सिखाऊँ मैं? रुको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इन दोनों थ्योरीज के बाद आई, लवॉइजियर प्राउस ने अपनी अलग अलग दी हैं। अब इस डाल्टन ने क्या किया, इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके ना पूरा एटॉमिक थ्योरी दे दी कि एटम एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इसने बहुत सारे अलग अलग पॉस्ट्यूलेट्स दिए, वो हमें पढ़ना है, छोटे छोटे से पॉस्ट्यूलेट्स हैं, को याद भी रखना है वैसे तो, ठीक है। तब पढ़ते हैं इसमें क्या है। पहला क्या है, एटम्स। देखो हमारे को किसने बोला था, सबसे पहले किसने बोला था एटम्स वाली बात, किसने गई थी, कर्नल वगैरह नहीं गई थी, बहुत पुराने साइंटिस्ट ने, तो उसकी बात इसने रख दी कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। पहला तो यही है एटम। अब देखो इससे सब कुछ एटम्स के, कोई नहीं, एटम्स के अराउंड ही पूरी थ्योरी इसकी रिवॉल्व करेगी। सेकंड क्या है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। हमें पता है एटम डिवाइड नहीं कर सकता, अभी तक तो यही चलता आ रहा है, क्योंकि अब पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अभी तक नहीं है ना। तो इसने क्या बोला, एटम इसने अपने रख दिया, इसने अपने किसी को और को इधर उधर नहीं देखा, कुछ और भी हो सकता है, इसने अपने बस रख दिया, पॉसिबिलिटी दे दिया कि एटम्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है एटम। अच्छा, इसने फिर अभी किसका पॉइंट था, कि नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला, लेवॉइजियर का था। इसने उसने मास वाली थ्योरी रखी थी, कुछ भी बनता नहीं, कुछ भी घटता नहीं, तो ये रख दिया इसे सेम टू सेम, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, इसने क्या बोला, ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत तरीके के एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटम ले लिया, हाइड्रोजन का एटम ले लिया, अलग तरीके के एटम ले लिया, बहुत तरीके के एटम्स होते हैं, इसने ये वाला पॉइंट भी रख दिया, ठीक है। ऑल एटम्स आर ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का हर एक एटम सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है, इसके सारे एटम सेम होंगे तभी तो वो गोल्ड है, वरना बीच में कॉपर बन जाता, मतलब समझ रहे हो कहने की बात। सारे एटम्स कैसे होंगे, इसके सेम होंगे, एक एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसने ये वाला हमने मान लिया, ठीक है जी। इसने फिर आगे क्या बोला है, अच्छा सेम भी होंगे, कैसे सेम होंगे, सेम मास होगा, साइज भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होगा, ठीक है, तभी पूरा एक एलिमेंट बनेगा, वरना बीच में कुछ और बन जाएगा ये, फिर वो एलिमेंट एक नहीं होगा। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का एलिमेंट है, कॉपर है, ये गोल्ड कॉपर क्यों है, क्यों अलग है एक दूसरे से, क्योंकि इनके एटम्स अलग है, साफ बात है, तभी तो वो अलग है, ठीक है। एक मैटर की प्रॉपर्टी किस पे डिफाइन होती है, अपने उसके एटम्स पे, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, उस तरीके वही वो एटम बनता है। फिर एक कंपाउंड गैस क्यों होता है, बिकॉज उसके एटम्स अलग तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, उसके अलग तरीके के फोर्सेस है उसके अंदर, ठीक है। हर चीज़ मिला के ही एक मैटर बनता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, हमने मान लिया, अभी तो समझ आया 6 पॉइंट, क्या बोले, ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो कोई एटम्स कैसे ज्वाइन करेंगे अपने आप को मैटर बनाने के लिए, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, कॉम्पोजिशन अलग, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा हर चीज़ का, तभी वो एक मैटर बनाएंगे प्रॉपर, तभी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन होकर इथेनॉल भी बना सकते हैं, अलग कॉम्बिनेशन करके क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, हमने मान लिया, ये भी सही है आपका। फिर क्या है, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ गिवन कंपाउंड फिक्स। ये किसकी बात थी वैसे, प्राउस की बात थी, प्राउस ने बोलता फिक्स होता है सब कुछ, तो इसने भी बोल दिया ठीक है भाई फिक्स होता है, इसने रख दिया सारा एटॉमिक थ्योरी देने के लिए पूरा। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल। अच्छा देखो इसने क्या बोला है कि होल नंबर में हमेशा जो एटम्स कंबाइन होंगे ना, किसमें कंबाइन होंगे? होल नंबर। इंटीजर्स में मतलब इंटीजर वैल्यू में कंबाइन होंगे, फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हो ना तो हम क्या बोलते हैं 1:8 बोल रहे हैं। हमने ये तो नहीं बोला 0.2 तो नहीं बोला ना हमने, मतलब 0.1 तो नहीं बोला ना, फ्रैक्शन नहीं है, हमेशा होल नंबर रहेगा। इसको कैसे भी सिंपलीफाई कर लो, होल अगर हम 0.1 बोलते हैं इसका मतलब 80 चला जाएगा। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो हमेशा ये होल नंबर रहेगा, भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, साफ बात है, वो तो क्लियर है। समझ आया पॉइंट वैसे तुमको? आया ना समझ? ठीक है। आधा एटम क्या होगा? आधा एटम तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, आधा एटम तो कुछ भी नहीं होता, पूरा एक प्रॉपर गोल सा एटम होगा, इमेजिन कर सको तो, है ना? ऐसे ही होता है एटम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, देखो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड दे सकते हैं। जैसे वही कार्बोहाइड्रेट इथेनॉल वाली बात हो गई। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में वही सेम एलिमेंट्स है, इथेनॉल में वही सेम एलिमेंट्स है, वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं। सिंपल बात है। ठीक है, बस क्लियर। अब बस एक्सरसाइज कर ले आज। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ी है बहुत। ठीक है, कोई नहीं।